हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। तो मैं सबसे पहले आपको सेंटर लिमिट थ्योरम के पीछे का एक आप कह सकते हैं छोटी सी समरी दे दूं क्यों हर जगह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। दो डाई को थ्रो करने पे, टोटल करने पे भी बेल कर्व मुझे नजर नहीं आ पा रहा। लार्ज सैंपल लेके उनको जोड़ोगे तो नॉर्मल फॉलो करेगा, और अगर टोटल नॉर्मल फॉलो कर रहा है तो सैंपल मीन तो नॉर्मल ही है। कि अगर आप सम का साइज बढ़ाते हो, बहुत लार्ज सैंपल का टोटल लेते हो आप लोग, ठीक है, तो नॉर्मल फॉलो करेगा। मान लो आप लोगों ने 25 से 30 साल के बीच के कुछ 3000 लोगों का सैंपल ले लिया, तो यही कहते हैं जितना आप सम का साइज बढ़ाओगे आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सम का वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल फॉलो करेगा। बट मुझे पता है ना कि तुम्हें क्या चाहिए, और तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो तो मैं बता रहा हूँ जहां पे बताऊं कि सेंटर लिमिट थ्योरम क्या होता है। अब तुम लोग बड़े गंदे हो। क्यों गंदे हो? तुम्हारा काम निकला और तुम जा रहे हो। अगर सैंपल साइज बढ़ा दिया जाए, एक वो लास्ट और देख लो प्लीज। हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। तो गाइस, मेरे पीछे आपको टॉपिक नजर आ रहा है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड मैं काफी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा सॉरी फील करता हूं। इसलिए सॉरी फील करता हूं कि वो इस थ्योरम को जो पढ़ बैठे हैं वो लोग देखो जरूर, तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता। सच्ची बता रहा हूं। ये थोड़ी कि एक स्टेटमेंट पढ़ के सवाल सॉल्व कर लिए तो तुम धुरंधर हो गए, ऐसा तो नहीं है ना यार। कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना उसके बीच का, कि ये क्यों है, ये क्या है और कैसे बना। यही नहीं पता, बस लगे बड़े सवाल था। बट काफी लोग, मैं जैसे मैं बोल रहा था, मैं आप लोगों के लिए सॉरी फील करता हूं। इवन मैं काफी पढ़ाने वालों के लिए भी सॉरी फील करता हूं कि वो लोग भी यही करते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ा देते हैं और बोलते हैं बस हो गया सेंटर लिमिट थ्योरम। भाई नहीं, ये थोड़ी स्टेटमेंट है। जब सैंपल साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, तो सैंपल मीन नॉर्मल फॉलो करता है, उसी को ना सेंटर लिमिट थ्योरम कहते हैं। बस ये कोई बात है? क्यों कहते हैं भाई, क्या है? तो मैं सबसे पहले आपको सेंटर लिमिट थ्योरम के पीछे का एक आप कह सकते हैं एक छोटी सी समरी दे दूं। सेंटर लिमिट थ्योरम सिर्फ तुम्हें यह बताएगा क्यों हर जगह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, ठीक है, क्यों बेल कर्व बन जाता है, बेल शेप कर्व बन जाता है, ये बताएगा सेंटर लिमिट थ्योरम। ओके, बट क्यों बन जाता है, कैसे बन जाता है, आते हैं उस पर। बट उससे पहले थोड़ा सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉल करते हैं। देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल कर्व हमारा जो बनता है, बेल शेप कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है। याद करो, बीच में यहां पे मीन लाई करता है, जिसमें मीडियन भी इक्वल होती है और मॉड भी इक्वल होता है। थोड़ा सा इतना याद होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको। 2 मिनट का रिकॉल। इसका जो पीडीएफ होता है, वैसे तो कोई रोल नहीं है उसके पीडीएफ का आज की क्लास में, बट स्टिल थोड़ा सा लिखवा देता हूं। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा ये पीडीएफ आता कैसे है, बस याद करा हुआ है, खत्म। इस पे भी एक वीडियो बना देंगे कैसे पीडीएफ आता है। ओके, चलिए। तो बेल कर्व होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं जिसको हम लोग। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल इसलिए है, ये हर जगह दिख जाता है काफी हद। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत नॉर्मल है इस डिस्ट्रीब्यूशन का देखना, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एग्जांपल ले लो, जैसे हाइट ऑफ इंडिविजुअल्स ले लो, टेम्परेचर ले लो, किसी का टेस्ट स्कोर ले लो, इनकम ऑफ दी मतलब लाइक इंडिविजुअल्स ले लो। फाइन, ये सारे जो मैं आपको बेसिकली स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, इनके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप कर्व बनाना चाहें या डिस्ट्रीब्यूशन को देखना चाहें तो वो नॉर्मल फॉलो करेगा। मैं हाइट वाले एग्जांपल से थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। मान लो आप लोगों ने 25 से 30 साल के बीच के कुछ 3000 लोगों का सैंपल ले लिया। ओके, अब आप लोगों ने उनकी हाइट को लेके एक हिस्टोग्राम बनाना है, तो मैं एक हिस्टोग्राम बना के आपको दिखा रहा हूं, प्लीज हैव अ लुक। ओके, मेरा आज की क्लास में हिस्टोग्राम सिखाना तुम्हें वो नहीं है मोटो, ठीक है, हमें सेंटर लिमिट थ्योरम सीखनी है। ध्यान से देखो, मान लो 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, 70, 80, 90, 200, ठीक है जी। तो 3000 में से हमने देखा 25 से 30, अब भाई 25 से 30 की एज ऐसी है, उसके बाद अब हाइट बढ़ती नहीं है, ठीक है, एक बस आ जाता है। अब इतने इतने लंबे रहोगे तुम लोग, तो 130 से 140 के बीच के लोग मान लो ये हो गए, 140 से 150 के बीच इतने लोग थे। तो वाई एक्सेस पे या तो फ्रीक्वेंसी ले लो, उनके नंबर्स ले लो, या प्रोबेबिलिटी ले लो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। फिर 150 से 160 के बीच ये हो गए, 160 से 170 के बीच ये हो गए, 70 से 80 के बीच कुछ ऐसे हो गए, 80 से 90 के बीच कुछ इस तरीके से हो गया, और बाकी ये तो कुछ ज़्यादा ही लंबे हो गए, ज़्यादा छोटे बहुत कम लोग। तो आप देख सकते हो ये कुछ हद तक आप लोगों का, कुछ हद तक क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही वर्क कर रहा है। फाइन, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है हाइट वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो मैंने एग्जांपल तुम लोगों को बताया वो नॉर्मल फॉलो करते हैं, बट सेंटर लिमिट थ्योरम तुम्हें ये बताएगा
कि क्यों हर जगह नॉर्मल आ जाता है, ये हमें सेंटर लिमिट थ्योरम में सीखना है। ओके, तो मैं पहले कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिखाऊंगा, पहले कुछ एग्जाम्पल लूंगा और उसके थ्रू धीरे 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 जब आगे पढ़ूंगा ना, तो इतना प्यारा रिजल्ट निकल कर आएगा ना कि तुम्हें समझ में आ जाएगा सेंटर लिमिट थ्योरम क्या है। देखो प्लीज, चलिए गाइस, तो एग्जाम्पल के थ्रू सेंटर लिमिट थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। और दोबारा बोल रहा हूं, सेंटर लिमिट थ्योरम का क्या क्लेम है, वाई एवरीवेयर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हर जगह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आ जाता है, तो देखते हैं हर जगह क्या है। ओके, चलिए के सबसे इसका प्यारा एग्जांपल है डाई को लेके। फाइन, लेट अस सपोज अगर मैंने एक डाई थ्रो की, तो एक डाई थ्रो करने पे पॉसिबल नंबर सबको पता है 1 2 3 4 5 6 आते हैं। अगर मैं इसको एक डायग्राम पे दिखाना चाहूं और सबके आने के चांसेस इक्वली लाइकली होते हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, सबको याद होगा। तो अगर मैं इसको एक डायग्राम पे दिखाना चाहूं तो 1 2 3 4 5 6 एंड वाई एक्सिस पे लेट अस सपोज अगर मैं प्रोबेबिलिटी ले लूं, तो इस तरीके से 1/6 मैंने डिस्क्रीट के टाइप के हिस्टोग्राम बना दिए। तो बेसिकली ये एक डिस्क्रीट का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो एक रेक्टेंगल के अंदर ये सब समा जाएंगे एक तरीके से, आप बोल सकते हो। फाइन, ये तो डिस्क्रीट है, किसी एंगल से बेल कप नहीं बन पा रहा, तो सेंटर लिमिट थ्योरम अभी नहीं आई है। अब देखो, अब मैंने एक डाई को थ्रो ना करके गाइस, बहुत प्यारा, देखो मैं पूरा एक प्लॉट बिल्डअप कर रहा हूं तुम्हारे लिए। ओके, तो अपने आसपास की सारी डिस्टर्बेंस हटा दो, बहुत ही प्यारा लेक्चर होने वाला है सेंटर लिमिट थ्योरम का। ओके, चलिए देखिए, कलर चेंज करते हैं, हो सकता है आपको अच्छा लगे। अगर 2 डाई थ्रो की और 2 डाई थ्रो करने के बाद हम लोगों ने जो रैंडम वेरिएबल लिया ना, वो रैंडम वेरिएबल या जो हम लोगों ने नोट किया, वो नोट किया नहीं कि 2 डाई में क्या नंबर है, जो भी नंबर आए वो तो आया है, ठीक है, बट हमने उनके सम को नोट किया। फाइन, तो S ले लिया मैंने सम विच इज x1 प्लस x2। x1 मतलब पहली डाई में क्या आया, x2 मींस दूसरी डाई में क्या आया। ओके, अच्छा, सम की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है जब 2 डाई को हम लोग थ्रो करते हैं, सारे बच्चे जानते होंगे, या तो सम 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है ना यार, ये सब आ सकता है। ओके, तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ध्यान से देखें सारे के सारे, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, यार कितना गंदा लग रहा है ये, मैं इसको थोड़ा ठीक करता हूँ गाइस। हाँ, इतना प्यारा बोर्ड है, मैं बोर्ड ही यूज नहीं कर रहा। चलो, वाह, सीधी लाइन खींचते हैं, ये हो गई सीधी लाइन। ओके जी, दोबारा से एक और हो गई सीधी लाइन। आई होप ये सीधी हो, ठीक है। चलिए, अब मैंने एक्स एक्सिस पे लिख दिया ये टोटल, जो कि क्या क्या है मेरे पास, 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत प्यारा रिजल्ट आने वाला है, प्लीज कहीं जाओ मत। 10 11 12। चलो मैं यहां पे प्रोबेबिलिटीज ले लेता हूं, मैं देखता हूं 2 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। 2 तो एक ही बार आता है ना, 1 1 है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 होती है। तो लेट अस सपोज ये रहा 1/36। फाइन, 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अगर आपको याद हो तो 1 2 और 2 1 से आता है, तो 2/36। फाइन, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब 4 होता है 1 3 3 1 2 2, 3/36, तो 3/36, 4 आ गया 3/36, 5 आ गया 4/36। अब आप थोड़ा सा इसको याद करो, 4/36, 6 आ गया मेरे पास 5/36, क्योंकि 1 5 से लेके 5 1 तक के 5/36 हो जाएंगे, 5/36, ठीक है जी, 6 आ गया ये। फिर 7 आ गया, 7 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1, इन सब में आ जाएगा, तो ये आ गया 6/36। 7 आ गया इधर। फाइन, तो अब 8 जो आएगा, अब वो थोड़ा अब डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। 8 जो आता है वो 2 से लेके 6 वाले में आ जाता है, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूं, इधर आ जाओ भाई आप। 8 आ जाएगा इधर। फाइन, ये 9 आ जाएगा इस वाले में, 10 आ जाएगा ये, आप चाहो तो ये प्रॉपर्टी निकाल लो, ये सब आप कर चुके हो। और 10 आ जाएगा इस वाले, एक सेकेंड दोबारा से थोड़ा सा कर लें इसको। 7 आ गया इधर, 8 में आएगा ये वाला डॉट, 9 में आएगा ये वाला डॉट, 10 में आएगा ये वाला डॉट, 11 में आएगा ये वाला डॉट, 12 में आएगा ये वाला डॉट, कुछ इस तरीके से। अच्छा ठीक है, आप चाहो तो देख लो यार, 12 ले लो, 12 सिर्फ 6 6 में आता है, तो 1/36 ही हो गया ना उसकी। फाइन, अगर आप बनाना चाहो तो बना लो, बट एक तरह से रेक्टेंगल बनाना चाहो, सॉरी हिस्टोग्राम बनाना चाहो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। बट ये जो होता है ना, ये एक ट्राइंगल शेप बनती है। अभी भी बेल कर्व नहीं आया, 2 डाई को थ्रो करने पे, टोटल करने पे भी बेल कर्व मुझे नजर नहीं आ पा रहा।
चलो हो जाए 3 डाई का काम, हो जाए। देखो अब आप 3 डाई को रोल करो, ठीक है, 3 डाई को रोल करो, x1 प्लस x2 प्लस x3, 4 डाई को रोल करो, सम ले लो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। तो पता है आप जैसे जैसे डाई को बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे जैसे अपने सम के साइज को बढ़ाते जाओगे, सम के साइज को बढ़ाते जाओगे, तो आपका जो सम का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल फॉलो करना शुरू हो जाएगा, बेल कर्व बन जाएगा। यही इसकी ब्यूटी है। अच्छा बेल कर्व क्यों बन जाएगा मैं बता देता हूं। फिलहाल तो तीन वाला भी अगर आप देखो तो 3 वाले में भी, 3 वाले में टोटल और हो जाएंगे, टोटल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि भाई 3 डाई थ्रो करेंगे तो पहला 1 1 1 आएगा और लास्ट का आएगा 6 6 6 6 6। तो सबसे छोटा टोटल होगा 3 और सबसे बड़ा टोटल होगा 18। तो 3 और 18 के बीच के बाकी इंटीजर्स भी आ जाएंगे, 3 4 5 6 7 8। अब इससे पहले थोड़े कम थे ना, 2 से 12 थे, अब 3 से 18 हो गए तो और बढ़ गया। जब 4 को फेंकोगे तो 4 से 24 हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे, 5 को फेंकोगे तो और बढ़ जाएंगे, फाइन। बट हमेशा हमेशा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी ना और जो हाईएस्ट बेसिकली प्रोबेबिलिटी होगी, जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी ना वो बीच वाले नंबर की होगी, जो टोटल बीच वाला होगा ना उसी की होगी। बच्चे पूछते हैं ऐसा क्यों सर, सबसे छोटे वाले की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं हो सकती, सबसे बड़े वाले की क्यों नहीं हो सकती? आप खुद बताओ ना, अगर तुमने 5 डाई ऐसे फेंकी, 5 डाई फेंकने के बाद क्या हमेशा पॉसिबिलिटी सब में 1 1 1 आएगा या सब में 66 आएगा? बहुत रेयर ही ऐसा होता है। अगर एक छोटा आ गया एक बड़ा आ गया तो बाकी उसके बीच में ही आते हैं, तो जो टोटल आएगा ना वो इन बिटवीन वाला आएगा। ये बहुत जरूरी बात है, दोबारा सुन लेना। मैं एक एग्जांपल तुम्हें दूं, मान लो 12वीं क्लास में 1 लाख बच्चे, रिजल्ट आ गया, ओके। रिजल्ट आने के बाद टॉपर्स जो थे वो बहुत कम थे, मतलब टॉपर 80 से 100 वाले बहुत कम थे, जिनके बहुत कम मार्क्स थे 30 से 50 वाले बहुत कम थे, बट 50 से 80 वाले बहुत सारे थे। 3 लाख बच्चे। एक काम करो 30 बच्चे लो, आओ वे 30 इधर आ जाओ, सेलेक्ट करके, मतलब ऐसे नहीं कि मार्क्स पूछ के मत लो बच्चे, पहले बच्चे ऐसे रैंडमली उठा लो। 30 तुम इधर कोने में आ जाओ, 30 इधर आ जाओ, 30 इधर आ जाओ, इधर उधर उधर 30 फैला दो, 30 का ग्रुप बना दो, ओके। फिर उनसे मार्क्स पूछ के उनका टोटल करो। तुम मुझे बताओ जब तुम उनका टोटल करोगे तो क्या टोटल बहुत कम आएगा? क्या सारे 30 के 30 लोअर वाले होंगे? क्या सारे 30 के 30 हायर वाले होंगे? हम तो रैंडम बच्चे उठाए हैं, ठीक है। तो 30 में कुछ हायर भी हो सकते हैं, कुछ लोअर भी हो सकते हैं, और इन बिटवीन वाले थोड़े ज्यादा होंगे, क्योंकि उन 3 लाख में मैक्सिमम बच्चे कौन से थे जिनके 50 से 80 वाले थे, ठीक है। तो टोटल जो आएगा ना, जो 30 के ग्रुप का टोटल करोगे तो जो छोटा टोटल आया, कोई बड़ा टोटल आया, कोई बीच के टोटल आए, तो जो सबसे बीच का टोटल होगा ना उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, मतलब वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा होगा, मतलब वो मॉड भी हो गया, वो एक तरह से एवरेज टोटल भी हो गया, और वो मीडियन भी हो गया क्योंकि बीच में लेकर है। नॉर्मल बेल कर्व खत्म। बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे हम लोग सम के साइज को बढ़ाते जाएंगे ना गाइस, बढ़ाते जाएंगे, तो आपका जो सम का डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये नॉर्मल फॉलो करना शुरू हो जाएगा। यही CLT है, यही कहता है CLT, सम के साइज को बढ़ा दो, ठीक है, तो नॉर्मल की तरफ चले जाओगे। भाई क्यों चले जाओगे? यही मैं सिखा रहा हूं तुम लोगों को यहाँ पे, क्योंकि जब सम के साइज को बढ़ाएंगे तो सबसे छोटा सम बहुत कम नजर आएगा, सबसे बड़ा सम बहुत कम नजर आएगा, बीच वाला सम सबसे ज्यादा बार नजर आएगा। और बेल कर्व के लिए यार जो बीच वाली वैल्यू होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, है ना यार, है ना। मैं ना आपको इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव वे में भी समझाने की कोशिश करता हूं। ये इंटरेक्टिव वे बेसिकली किसी टीचर ने सॉफ्टवेयर बनाया, बहुत ही प्यारा सॉफ्टवेयर बनाया। आई एम यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर फॉर टीचिंग पर्पस, आप लोगों को सिखाने के लिए, बट थोड़े अपने तरीके से, अपने स्टाइल में। देखो प्लीज एक बारी। चलिए गाइस, तो 2 डाई 3 डाई तक तो काम ठीक था, बट 4 5 6 7 डाई अगर हम रोल करने बैठे और सम को रिकॉर्ड करने बैठे, और अभी तो मैंने बोल दिया कि बेल कर्व या अप्रोक्सीमेटली सम नॉर्मल की तरफ चले जाएगा, बट एक सॉफ्टवेयर के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से ये जा सकता है अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। बहुत प्यारा सॉफ्टवेयर, देखिए। सो आई एम यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर एज अ रेफरेंस टू टीच यू कि किस तरीके से जो सम है वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल फॉलो करेगा। डाइज वाला, डाइज थ्रो करके जो सम आएगा, तो डाइज सम सिमुलेटर। सिमुलेट का बेसिक मतलब है कि आप जितनी बार रोल करोगे जो रिजल्ट आएगा आपको बताएगा। तो एक डाई रोल की, तो लेट अस सपोज एक डाई को एक बार रोल किया तो आया 1 नहीं आया, तो क्या आया 6 आ गया। भाई गेम खेल रहे हैं, जरूरी थोड़ी कुछ भी आ सकता है। तो सिमुलेट बार बार करे जाओ रोल। अच्छा 100 टाइम रोल कर लो, छोड़ो इसको स्टॉप करो, 100 टाइम रोल करो,
सिमुलेट करो 100 बारी, देखो 100 फिर जाए जा रहा है जाए जा रहा है जाए जा रहा है। आप देख रहे हो किसी भी एंगल से ये बेल कप नहीं बन पा रहा। वैसे भी हमने पाया था एक डाई को रोल करने पे क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक है, चलो एक पे नहीं आते, अब हम आते हैं डाई को बढ़ाते हैं। चल भाई तू बंद हो जा मेरे दोस्त। ठीक है, हम 2 डाई पे जाते हैं, 2 डाई को रोल करते हैं पहले वंस, चलो 100 टाइम ही कर देते हैं और सिमुलेट करते हैं। देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। 2 डाई पे क्या था याद करो, ट्राइंगल ही आया था कुछ इस तरीके से, है ना। आ रहा है इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट, फाइन। वैसे मैं आपको समझा चुका हूं अच्छे से कि एक डाई पे क्या था, 2 डाई पे ट्राइंगल था, 3 4 5 सम बढ़ाओगे तो सम भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और जो मिडिल वाला टोटल है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी। बट ठीक है, ये चले जा रहा है चले जा रहा है। चलो जी एक काम करते हैं, डाई को बढ़ा देते हैं, 5 करते हैं 5। तो चुप हो जा भाई, चुप हो जा, स्टॉप करो सिमुलेट को, और डाई को 8 डाई रोल कर देते हैं 100 टाइम और सिमुलेट करते रहते हैं। देखो अब चाह रहा ना एकदम नॉर्मल की तरह, ब्यूटीफुल। ओके फाइन। तो यही कहते हैं जितना आप सम का साइज बढ़ाओगे आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सम का वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल फॉलो करेगा। यही सेंटर लिमिट थ्योरम के पीछे का बेसिकली क्या समरी है, डेफिनेशन है, यही सब कुछ है सेंटर लिमिट थ्योरम। ओके चलिए इसको बंद करें एक बारी, थोड़ा सा यहाँ पे देखें। इस सॉफ्टवेयर ने एक और अच्छी चीज दे रखी है कि 1 डाई 2 डाई 3 डाई 4 डाई 5 डाई। देखो क्लिक करो, अगर मान लो 1 डाई पे आते हो तो देखो ऐसा हो गया, फाइन। 2 डाई पे आते हो तो देखो ट्राइंगल हो गया। चलो इस पे आते हो, 9 डाई पे आते हो देख रहे हो, 12 डाई पे आते हो, फाइन। देख पा रहे हो कितना सुंदर लग रहा है, अप्रोक्सीमेटली अब तो एग्जैक्टली नॉर्मल लग रहा है बिल्कुल। ओके तो यही सेंटर लिमिट थ्योरम कहती है कि अगर आप सम ऑफ रैंडम वेरिएबल करते हो और सम का साइज अगर आप बढ़ाते हो तो वो हमेशा नॉर्मल फॉलो करता है। बट बच्चे कहते हैं सर आपने डाई का एग्जाम्पल लिया है, एक और प्यारा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, वो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा। बहुत जगह मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट में तो थोड़ा सा कम, बट फॉरेन इंस्टीट्यूट में गैल्टन बोर्ड का बहुत यूज करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। आप देखना है बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा को अपनी तरह समझाऊंगा। मान लो कुछ इस तरीके का ये पूरा प्रोसेस है, ये टोटल 12 रोज है और आप एक बॉल गिराओगे इसके सेंट्रल पे, एंड सेंटर पे एक बॉल गिराने के बाद जब आप सेंटर पे कोई भी एक बॉल गिराओगे तो वो बॉल आगे आएगी या पीछे जाएगी उसके इक्वल चांसेस हैं, फाइन। और लेट अस सपोज बॉल आगे या पीछे जाए तो मैं उसके लिए कोई नंबर्स एलोकेट कर देता हूं। मैं बोलता हूं अगर राइट में जाएगी तो +1 होगा, लेफ्ट में जाएगी तो -1 होगा, राइट में जाएगी तो +1 होगा, लेफ्ट में जाएगी तो -1 होगा। तो इस तरीके से कहीं से भी तो बॉल को बट गिराना शुरुआत करनी है सेंटर से, राइट में जाएगी तो +1, लेफ्ट में जाएगी तो -1। तो इस तरीके से +1 -1 +1 टोटल 12 रोज हैं तो होती भी जाएगी। तो आपके पास जो आपका ओवरऑल रिजल्ट होगा ना, जब ये टोटल आएगा, जो जब 12 रो से होते होते -1 +1 -1 +1 जो वो करके आएगी, तो ये जो आपके पास ये हिस्टोग्राम देख रहे हो, हिस्टोग्राम नहीं जो बकेट बनी हुई ना, ये बकेट लेट अस सपोज ये टोटल है। जैसे मान लो अगर नीचे आए जा रहे हो तो सबसे लोएस्ट टोटल -12 हो सकता है और सबसे बड़ा टोटल +12 हो सकता है। जैसे यार डाई को थ्रो करते हैं तो टोटल 2 3 4 5 6, समझ में आया ना, -12 +12 कैसे आ रहा है। माइनस हमेशा लेफ्ट में ही गिर रही है, पॉसिबल है हमेशा लेफ्ट में ही जा रही हो, ओके, हमेशा राइट में भी जा रही हो। कुछ बच्चे कहते हैं 100% थोड़ी 50% है, तभी तो सारे पॉसिबल केसेस लेने पड़ेंगे ना हम लोगों को। एक कॉइन को 4 बार टॉस करने पे क्या हमेशा हम यही बोलते हैं कि क्या नाम है 4 बार हेड आएगा? एक पॉसिबल केस होता है ना 4 बार हेड भी तो आ सकता है, फाइन। ऐसे हमेशा ये -1 मतलब हमेशा लेफ्ट में भी तो जा सकती है, तो टोटल -12 भी हो सकता है, +12 भी हो सकता है, एंड बाकी टोटल इसके बीच में कहीं भी लाई करेंगे जो -11 -10 वगैरह आएंगे। तो बॉल जो गिरेगी ना, जहां पे गिरेगी वो टोटल्स पे गिरेगी। तो देखो अब कितना अच्छा एक रिजल्ट आएगा आप लोगों के पास। रोज 12 है, बॉल 1 है, रेडियस इतनी है। एक काम करते हैं, सिमुलेट करना शुरू करते हैं। देखिए बॉल गिरो, देखो जी बॉल गिर रही है, अब गिरते 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 इधर उधर वो जा रही है, टोटल्स पे जा रही है डायग्राम, बट ये नीचे दिखा रहा है। तो देखो ये भी एक बेल कर्व बनना शुरू हो जाए, कुछ हद तक ये वैसा ही है। जैसे अगर आप बार बार टॉस ज्यादा बॉल गिरा दो, एक काम करते हैं 16 बॉल गिरा देते हैं, एंटर, पहले से स्टॉप करते हैं, अब सिमुलेट करते हैं। देखो इतनी सारी बॉल जब गिरना शुरू होंगी, कितना प्यारा सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आप चाहो ना गूगल पे सर्च करना गैल्टन बोर्ड, आप देखना एक बोर्ड होगा उस पर बॉल होंगी, जैसे ही वो बॉल को गिराएगा वो एक बेल कर्व शेप ले लेगा। ये कुछ हद तक वो डाई वाला हो गया। जैसे जैसे आपने डाई के सम का साइज बढ़ाया, ठीक है, ऐसे ही आपने ये साइज बढ़ाया और ज्यादा बॉल गिराना शुरू की। जैसे 3 डाई को रोल किया, 3 डाई को एक बारी नहीं, 3 बारी 4 बारी 50 बारी 500 बार 3 डाई को रोल किया, तो आप लोगों के पास वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा नजर आना शुरू हो जाएगा।
ठीक है, तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड द सेंट्रल लिमिट थ्योरम एंड इट्स नॉट लाइक दैट फॉर द सम, मतलब सम सिर्फ इन दो केसेस में। आप पता है कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन उठा लो, चाहे आप कोई भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन उठा लो, आप कोई भी कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन उठा लो, जब उसके सम का साइज आप बढ़ाना शुरू करोगे ना, जब आप उसके सम का साइज बढ़ाना शुरू करोगे ना, वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल फॉलो करना शुरू हो जाए। मैं आपको वो पिक्चर भी इस कैलकुलेटर के थ्रू दिखाता हूं। अरे भाई चुप हो जा, कितनी बॉल्स गिरेगी, तू स्टॉप हो जा। ओके, देखिए प्लीज। चलिए गाइस, अच्छा बाकी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाने से पहले ना मैं थोड़ा सा सम को और एक्सप्लेन करना चाहता हूं, जो कि एक फाइनल कंक्लूजन है सेंटर लिमिट थ्योरम का, जो कि आप लोग, मैंने बोला था ना, जो आप लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं और बस इसी को रट्टा मार के कर लेते हो, वो ध्यान से देखो। हम लोगों ने अभी क्या सीखा कि जो सम है रैंडम वेरिएबल्स का, अगर इसके साइज को बढ़ा दिया जाए, वेयर n इज वेरी लार्ज, तो ये सम क्या फॉलो करेगा? नॉर्मल फॉलो करेगा। ओके, एक चीज मैं गिवन लिख रहा हूं फिलहाल के लिए अभी, कि मुझे गिवन है एक्सपेक्टेशन ऑफ xi जो है वो म्यू है और वेरिएंस ऑफ xi जो है वो सिग्मा स्क्वायर है। ठीक है, ये x1 xn जो है आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। ओके फाइन, ये मुझे गिवन है। अब since we know that sum follows a normal distribution, approximately follows a normal distribution, and अगर sum normal follow कर रहा है तो यहां पे expectation of s आएगा and variance of x आएगा। मैं जो बताने जा रहा हूं ना, ये टीचर सोचते हैं आप लोग को अपने आप ही आता है, और तुम कर लो चैट जीपीटी और आज के टाइम पे जितने भी एआई है वो नहीं बताएंगे, वो तो जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें बताएंगे, बट मुझे पता है ना कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो तो मैं बता रहा हूं। समझ गए मेरी बात? चलिए देखिए। ओके, सो फाइनली एक्सपेक्टेशन ऑफ एस, वेरिएंस ऑफ एस आ गया। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एस और वेरिएंस ऑफ एस निकाल लें एक बारी, क्या कहते हो? तो सिंस एस जो है वो x1 से xn है गाइस, अगर मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एस लूं तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 से एक्सपेक्टेशन ऑफ xn। इन सब की वैल्यू म्यू है, तो म्यू को अगर मैं n टाइम्स ऐड करूंगा तो n म्यू हो जाएगा। सिमिलरली वेरिएंस अगर मैं निकालूंगा तो वेरिएंस ऑफ x1 से वेरिएंस ऑफ xn, सारे वेरिएंस की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो n टाइम सिग्मा स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको विजिबल हो, मैं हट जाता हूं। ओके, नाउ फाइनली s जो है s वो फॉलो कर रहा है नॉर्मल विथ मीन n म्यू एंड वेरिएंस n सिग्मा स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, अब बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट आने वाला है, जो कि आप लोग सिर्फ सेंटर लिमिट थ्योरम के लिए वो ही पढ़ते हो। अच्छा, since you know that s is nothing but x1 x2 till xn, sum of n random variables, ठीक है, ये sum of n sample I would say। अगर मैं both side n से डिवाइड कर दूं, मैं both side n से डिवाइड कर दूं, तो मुझे एक बात बताओ, जो s by n है, जो s by n है वो बेसिकली रैंडम वेरिएबल डिवाइड बाय कांस्टेंट नंबर। जब भी कोई रैंडम वेरिएबल नॉर्मल फॉलो कर रहा होता है और उसमें कोई भी ओरिजिन या स्केलर कंपोनेंट आता है, मतलब उसको किसी स्केलर से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कुछ ऐड कर दो या कुछ माइनस कर दो, तब रिजल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बदलता नहीं, वो नॉर्मली फॉलो कर रहा होता है, बट ऑब्वियसली मीन और वेरिएंस अलग अलग आएंगे। दोबारा बोल रहा हूं, अगर किसी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में स्केलर या ओरिजिन कंपोनेंट आ जाए, स्केलर ओरिजिन कंपोनेंट मतलब किसी स्केलर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या कोई स्केलर प्लस माइनस, या कोई कांस्टेंट प्लस माइनस कर दिया जाए, तो जो रिजल्टेंट आपके पास एक फिगर आती है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी? वो भी हमेशा नॉर्मल को फॉलो करेगी, बट ऑब्वियसली विद डिफरेंट मीन एंड वेरिएंस। सो देखिए, s बाय n भी नॉर्मल फॉलो करेगा। अच्छा, यहां n से डिवाइड नहीं करा, माफी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? x बार। ओके, तो x बार भी नॉर्मल फॉलो करेगा विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार एंड वेरिएंस ऑफ x बार। नाउ अब हम फाइनली आ रहे हैं यार अपने रिजल्ट पे, देखिए प्लीज जरा ध्यान से। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार अगर मैं निकालना चाहूं तो x बार क्या है गाइस? s बाय n। देखो यार, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको सेंटर लिमिट थ्योरम कहां से बनी ये आपको पता होना चाहिए, नहीं है इंपॉर्टेंट, मुझे पता है अच्छे से, स्टेटमेंट याद करके क्वेश्चन हो जाएंगे, बट यार तुम लोग हजम कैसे कर लेते हो मुझे बताओ ना। किसी इंटरव्यू में बैठ गए, पूछ लिया तो क्या करोगे? तुम बाहर हो सीधा वहां से, पहले बता रहा हूं, बाहर। सेंटर लिमिट थ्योरम क्या होती है? सर ये होती है सैंपल साइज बड़ा होता है। अरे ये क्या है भाई, चल तू यहां से। तुम एक्सपेक्ट कर दो 20-25 लाख 40 लाख के पैकेज फ्यूचर में,
ठीक है, अच्छी ऑनर्स, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स ये सब करने के बाद, और तुम्हें यही नहीं पता, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा फिर, इसलिए अच्छे से पढ़ लो। तो 1/n बाहर आ गया। एक्सपेक्टेशन ऑफ s मेरे पास क्या है गाइस, n म्यू है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार म्यू हो गया, एंड वेरिएंस ऑफ x बार इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ s/n, तो 1/n² बाहर, वेरिएंस ऑफ s अंदर, इसकी वैल्यू क्या है गाइस, n सिग्मा स्क्वायर है, इससे n² पता नहीं क्यों बाहर आया, वेरिएंस से कांस्टेंट का स्क्वायर बाहर, ये आ गया सिग्मा स्क्वायर बाय n, तो हेंस ये क्या आ गया, x बार फॉलोज नॉर्मल दिस एंड दिस, तो ये भी नॉर्मल फॉलो करें। इट मींस कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप सम का साइज बढ़ाते हो, बहुत लार्ज सैंपल का टोटल लेते हो आप लोग, ठीक है, तो नॉर्मल फॉलो करेगा, या ठीक है सैंपल मीन भी नॉर्मल फॉलो करेगा, कब, जब सैंपल साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे भी ना मैंने मतलब मेरा थॉट है आपको समझाने का, ध्यान से समझना। मान लो जैसे ये टोटल्स हैं S1, S2, S3, S4, S5, S6, जो टोटल्स आए सबको करके बहुत सारे, है ना, तो जो सबसे ये नॉर्मल फॉलो कर रहे थे, ये नॉर्मल फॉलो कर रहे थे, तो ये y एक्सिस पे लेट सपोज फ्रीक्वेंसी थी, अगर मैं इन सबको एक सिंगल n से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे बताओ इनकी फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क आएगा, फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी ना। तो मतलब ये जो मीन आएंगे x⁻1, x⁻2, x⁻3, x⁻4 इस तरीके से, तो ये भी तो नॉर्मली फॉलो करेंगे ना। ऐसे समझ लो कि अगर सम नॉर्मल फॉलो कर रहा था, तो तुमने x बार को नॉर्मल क्यों फॉलो करा दिया यार, क्योंकि यार मैंने सम को एक ही नंबर से डिवाइड कर दिया, तो ऐसा तो नहीं फ्रीक्वेंसी किसी की चेंज हो जाएगी भाई। अगर जैसे सपोज करो ये वाला सम 10 बार आ रहा था, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, तो इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, इसको 5 से डिवाइड करूं, इसको 5 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कोई ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर ये वाली वैल्यू इससे छोटी थी, मान लो ये 50 था और ये 60 था, दोनों को मैंने 10 से डिवाइड किया, तब भी तो बड़ा यही रहेगा ना, और फ्रीक्वेंसी इसकी वही तो रहेगी, चेंज थोड़ी हो जाएगी, ठीक है। लेट अस सपोज ये तुम सबके ये मार्क्स है तुम्हारी क्लास में बच्चों के, ठीक है, सम छोड़ो, ये तुम लोगों के मार्क्स है एक एक करके, फाइन, ये मार्क्स इतने बच्चों के, ये मार्क्स इतने बच्चों के, ये मार्क्स इतने बच्चों के, मार्क्स इतने बच्चों के, मैंने बोला सबके मार्क्स को 10 से डिवाइड कर दो, तो बच्चे तो वही रहेंगे, फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, सिंपल, ओके। तो यही कॉन्सेप्ट है सेंट्रल लिमिट थ्योरम का, कि अगर आपके पास कोई पॉपुलेशन है और आपको सैंपल मीन के डिस्ट्रीब्यूशन की तलाश है, तो फॉर लार्ज सैंपल मीन नॉर्मल फॉलो करेगा। अभी लार्ज सैंपल क्या है, तो इसके लिए सेंट्रल लिमिट थ्योरम ने रूल ऑफ थंब बना दिया है 30 या 30 से बड़ा। कुछ लोग 30 से बड़ा यूज करते हैं, कुछ लोग 40 से बड़ा यूज करते हैं, तो जो तुम्हारे कॉलेज में यूज हो रहा है वो यूज कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी सैंपल साइज 30 या 30 से बड़ा होगा, तो सैंपल मीन हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, ओके। बट इसके पीछे भी एक केस ये है कि पॉपुलेशन डेटा के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन ना हो, फाइन, ये भी मैं आपको बता देता हूं, देखो प्लीज, क्या कहते हैं कि मान लो xi जो है वो नॉन नॉर्मल है, ठीक है जी, नॉन नॉर्मल है, एंड हमें सैंपल मीन के डिस्ट्रीब्यूशन की तलाश है, सैंपल मीन के डिस्ट्रीब्यूशन की तलाश है। अगर सैंपल साइज मेरा 30 या 30 से बड़ा है, ठीक है, तो सैंपल मीन नॉर्मल फॉलो करेगा विथ इट्स मीन एंड वेरिएंस। यही है CLT जो हर जगह लिखा हुआ है। बट देख लो कितना बड़ा हम लोगों ने रोड मैप बनाया है यहां तक पहुंचने के लिए। तो जब भी पॉपुलेशन नॉन नॉर्मल होगा, तो सैंपल मीन फॉर लार्ज सैंपल हमेशा नॉर्मल फॉलो करेगा। पूरा रोड मैप समझ में आ गया। अच्छा, मैंने ना एक चीज सोची कि इसमें यह भी बोलते हैं कि जब सैंपल पॉपुलेशन नॉर्मल फॉलो कर रहा होता है, तो सैंपल मीन हमेशा नॉर्मल फॉलो करेगा इररिस्पेक्टिव सैंपल साइज कुछ भी हो। मतलब पता क्या, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा पॉइंट है। अगर पॉपुलेशन डेटा नॉर्मल फॉलो कर रहा है, तो सैंपल मीन इररिस्पेक्टिव ऑफ सैंपल साइज नॉर्मल फॉलो करेगा ही करेगा। कोई जरूरत नहीं है वो CLT वाले कॉन्सेप्ट की। पता है क्यों? आई विल टेल यू। मतलब ये बुक्स में नहीं है इतना ज्यादा। मान लो आप सिर्फ और सिर्फ जो लेते हो, दो का सैंपल लेते हो, दो का सैंपल लेते हो। अच्छा, सैंपल मीन तक पहुंचने के लिए पहले तो टोटल करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो दो का सैंपल लेते हो, पहले टोटल लेते हैं, फिर हम सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन निकालें। तो यार 2 में तो बड़ा दिक्कत है, 2 का टोटल तो कभी भी नॉर्मल फॉलो करना बहुत मुश्किल हो। तो ट्राइंगल कर रहा था डाई में, तो बल्कि बढ़िया नॉर्मल। पता है क्यों फॉलो करेगा? क्योंकि ये जो सम आ रहा है, 2 ऐसे रैंडम वेरिएबल का टोटल आ रहा है जो इटसेल्फ नॉर्मल फॉलो कर रहे हैं।
तो अगर कोई भी रैंडम वेरिएबल नॉर्मल फॉलो करता है ना, तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा नॉर्मल फॉलो करता है। ओके, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस जो है वो, मतलब एस जो है वो नॉर्मल फॉलो, अरे भाई कहां गया, एस जो है वो नॉर्मल फॉलो करेगा ही करेगा। फिलहाल ये बात थोड़ी आगे की है, मैं लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा रहा, बट मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर पॉपुलेशन नॉर्मल फॉलो कर रहा है तो क्यों सैंपल मीन नॉर्मल फॉलो करता है? क्योंकि सैंपल मीन जो होता है वो बेसिकली जो सम आता है उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड करके आता है, या नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड करके आता है। और सम जो होता है बेसिकली, ये जो रैंडम वेरिएबल्स हैं ये नॉर्मल फॉलो कर रहे हैं, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल इटसेल्फ फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चलिए जी, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंटर लिमिट थ्योरम। अच्छा, मैं वो बताना भूल गया, देखो हम कैलकुलेटर से, मैं आपको बता रहा था ना, हर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली दिख सकता है अगर सैंपल साइज बढ़ा दिया जाए। एक वो लास्ट और देख लो प्लीज। देखिए गाइस, तो सैंपल मीन के डिस्ट्रीब्यूशन की तलाश हम लोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, एक्सपोनेंशियल है, यूनिफॉर्म है, बर्नौली है, पॉइजन है, लॉग नॉर्मल है। फिलहाल मैं एक्सपोनेंशियल का एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने सैंपल साइज ले लिया 71, नहीं 71 थोड़ा ज्यादा हो गया, पहले छोटा लेते हैं, 20 का सैंपल लेते हैं, 21 का सैंपल ले लिया, ठीक है, 21 का सैंपल लिया और हिस्टोग्राम बना रहे सैंपल मीन का। तो स्टार्ट करते हैं सिमुलेशन। तो देखें, अब ये पूरा एक्सपोनेंशियल का रैंडम वेरिएबल है, इसमें से 21 के सैंपल लिए और उनका सैंपल मीन निकाला, और सैंपल मीन को देखो यहां पे दर्शाना शुरू किया, तो काफी हद तक बेल की तरफ जाना शुरू हो रहा है। सैंपल साइज बढ़ा दो, देखो और ही मजा आ जाएगा। अब तो चलो भाई 64 कर दें, अब करें स्टार्ट सिमुलेशन। बहुत ही बड़ा कर दिया, देखो अब तो एकदम परफेक्ट बेल कप शेप जाना शुरू हो गया। ओके, तो आपको एक बात बताऊंगा, इस ऑलमोस्ट ये सभी डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में बात करें, सैंपल मीन नॉर्मल कब फॉलो करेगा? अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नॉन नॉर्मल है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में उस डिस्ट्रीब्यूशन के सैंपल मीन नॉर्मल कब फॉलो करेंगे? जब सैंपल साइज 30 या 30 से बड़ा होगा। इसी स्टेटमेंट को कहते हैं हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम। वो होता है ना, सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहते हैं हर जगह नॉर्मल फॉलो करेगा, तो ये हर जगह वो है लार्ज सैंपल। लार्ज सैंपल लेके उनको जोड़ोगे तो नॉर्मल फॉलो करेगा, और अगर टोटल नॉर्मल फॉलो कर रहा है तो सैंपल मीन तो नॉर्मल ही है, वो नॉर्मल ही फॉलो करेगा। मतलब नॉर्मली, मतलब ये इंग्लिश वाला नॉर्मली हो गया। ओके, ठीक है। सो प्लीज जरूर बताइए लेक्चर कैसा लगा। मैंने सेंट्रल लिमिट थ्योरम, मैं काफी टाइम से सोच रहा था एक बहुत प्यारा लेक्चर आप लोगों के लिए बनाऊं, जहां पे बताऊं कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है। अब तुम लोग बड़े गंदे हो। क्यों गंदे हो? तुम्हारा काम निकला और तुम जा रहे हो। कमेंट करके जरूर बताओ कि वीडियो कैसी लगी सेंट्रल लिमिट थ्योरम की। मैं सही बता रहा हूं, मेरा मोटो पता है क्या है यूट्यूब पे, कि क्यों ये कॉन्सेप्ट है, कहां से ये आया, ये सब समझाना, तभी तो मजा आएगा पढ़ने का गाइस। अब उठाओ सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्वेश्चन, यूं निपटा दो आराम से, वरना वो ना माइंड में एक मिथ भी नहीं रहेगा, यार हम करे जा रहे हैं, क्यों कर रहा हूं मैं, ये क्यों कर रहा हूं। ओके, थैंक यू। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। बाय बाय।